नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज़। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर क्या है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज की विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें छपी हुई हैं जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार की जानकारी प्रतिदिन मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सिलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। तो आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर नई पेंशन स्कीम को लेकर है। नई पेंशन स्कीम पर हाईकोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नई पेंशन स्कीम इतनी ही अच्छी होती तो सांसदों विधायकों पर भी लागू करो, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, यहाँ पर लिखा हुआ है। पुरानी पेंशन के लिए राज्य कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर प्रदेश सरकार के रवैये पर हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने पूछा है कि कर्मचारियों की सहमति लिए बिना उनका अंशदान शेयर में कैसे लगाया जा सकता है। नई पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर और लिखी हुई है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नई पेंशन स्कीम अगर इतनी अच्छी है तो सांसदों और विधायकों पर भी क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। राजकीय मुद्रणालय कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने का आश्वासन भी नहीं दे सकती है। कोर्ट का कहना था कि सांसदों और विधायकों को बिना किसी नौकरी या काम के पेंशन दी जा रही है, तो ऐसे लोगों को वकालत या दूसरे व्यवसाय भी साथ में कर रहे हैं, जबकि सरकार की लंबी सेवा देने वाले कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जा रही है। तो आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है? और जो शेयर में पैसा लगाया जा रहा है, अगर पैसा डूबता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ पर भी उसी के संबंध में बात की गई है। अगली खबर शिक्षा मित्रों के 3 सूत्रीय ज्ञापन को लेकर है। शिक्षा मित्रों ने सहकारिता मंत्री को सौंपा 3 सूत्रीय ज्ञापन। अब 3 सूत्रीय ज्ञापन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। यह खबर बहराइच की है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष एवं प्रांतीय प्रवक्ता शिव श्याम मिश्रा की प्रेरणा से जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह के निर्देशानुसार कैसरगंज ब्लॉक की कार्यकारिणी ब्लॉक अध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी एवं अजय सिंह जिला कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में शिक्षा मित्रों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा को उनके आवास पर सौंपा। ज्ञापन सौंपकर शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान की मांग 3 सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से की गई। यहाँ पर बताया गया कि 2017 की विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने संकल्प पत्र में 3 महीने में शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान की बात कही गई थी, लेकिन प्रदेश में बीजेपी सरकार बने 4 वर्ष हो चुके हैं और 2022 का चुनाव आने वाला है, लेकिन शिक्षा मित्रों से जो वादा किया गया था वह अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण प्रदेश में अब तक लगभग 3,300 शिक्षा मित्र अपनी जान गंवा चुके हैं। इस अवसर पर राम गोविंद, अनिल सिंह, अजय श्रीवास्तव, संतोष कुमार, वीरेंद्र, उमा इत्यादि लोगों ने उपस्थित होकर मंत्री जी को ज्ञापन दिया है। अब देखना होगा कि भाजपा सरकार के द्वारा इनकी समस्याओं को सुना जाता है या नहीं। अगर सुना जाना होता तो 4 साल बीत गए हैं, अब तक सुन लिया गया होता, लेकिन 2022 का चुनाव है, हो सकता है इसका लाभ मिल जाए वोट बैंक के खातिर। जो सत्य है मैं बोल रहा हूँ, सत्य के सिवा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। अगली खबर है 9वीं से 12वीं तक के विद्यालय कल से पूरी क्षमता से खुलेंगे। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि कक्षा 1 से 8वीं तक 50% बच्चे ही बुलाए जा सकेंगे। 8वीं तक के 2 दिन जाना होगा स्कूल। अगली खबर लखनऊ विश्वविद्यालय की है। 18 से MPEd और 20 से होगी BEd की परीक्षा। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। बताया गया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने रविवार को MPEd और BEd पाठ्यक्रमों का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। MPEd की परीक्षा 18 फरवरी 2021 से आयोजित की जाएगी और BEd की परीक्षा 20 फरवरी 2021 से आयोजित की जाएगी। दोनों पाठ्यक्रमों में 10,000 के करीब परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर आनंद मुरारी सक्सेना ने बताया कि जल्द इनके परीक्षा केंद्र भी घोषित कर दिए जाएंगे। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है कि BEd सेमेस्टर तृतीय न्यू कोर्स 9 बजे से 12 बजे तक 20 फरवरी मेजरमेंट एंड एवल्यूएशन एवं एजुकेशन, 22 फरवरी को थ्योरेटिकल फाउंडेशन इन करिकुलम और 24 फरवरी को गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
अगली खबर है कि गलत नियुक्तियों पर बिना सुनवाई होगी कार्रवाई। बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। यह खबर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर है और इसके संबंध में आपको जानकारी होना जरूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान विषय के चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग कराकर उन्हें नियुक्ति दी जानी है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा अपर निदेशक राजकीय डॉक्टर अंजना गोयल ने 6 फरवरी को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र जारी कर नियुक्तियों की पुष्टि से संबंधित सूचना 3 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। पत्र में लिखा है कि अगर नियुक्तियों के परीक्षण के उपरांत भी किसी विद्यालय में त्रुटिपूर्ण नियुक्ति हो जाती है तो बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए संबंधित DIOS के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। इससे पूर्व पिछले साल 14 दिसंबर को भी सभी DIOS को पत्र जारी कर रिक्तियों की पुष्टि के संबंध में प्रमाण पत्र मांगे गए थे, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी अधिकांश जनपदों से सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जैसे ही पुरानी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पूरी होती है तैसे ही नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी और विज्ञापन मई जून तक आपको देखने को मिल सकता है। भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी, जो अभी तक जानकारी है। अगली खबर सीटेट पेपर लीक मामले को लेकर है। आपको मालूम होगा कि सीटेट का पेपर बड़े पैमाने पर लीक हुआ है। आपको यह भी मालूम होगा कि जाँच प्रक्रिया चल रही है और कई लोग दबोचे भी जा रहे हैं। आपको यह भी मालूम होगा कि पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हुआ था और कई समाचार पत्रों में इस बात की पुष्टि की गई थी कि पेपर को 50-50 हज़ार रुपये में बेचा गया था। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेपर लीक मामले में मैनपुरी के शिक्षक सहित 3 और गिरफ्तार। यहाँ पर बताया गया कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर व्हाट्सएप पर लीक करने के मामले में पुलिस ने रविवार को 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक आरोपी अरविंद कुमार यादव मैनपुरी के नगला पजामा के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक है। उसके पास पेपर व्हाट्सएप पर एक मित्र ने भेजा था। अरविंद ने अपने परिचितों को व्हाट्सएप पर भेज दिया था। इसके बाद यह वायरल हो गया था। लेकिन सवाल है, क्या पेपर रद्द किया जाएगा? अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है कि पेपर को रद्द किया जाएगा। परीक्षा परिणाम की जहाँ तक बात है, जो अभी तक जानकारी है कि 26 फरवरी को परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा, लेकिन आप इसे कंफर्म मत मानिएगा क्योंकि अभी जांच प्रक्रिया चल रही है। अगर बड़े पैमाने पर खुलासा होता है और इस बात की पुष्टि होती है कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की सीटेट परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और पुनः परीक्षा का आयोजन किया जाए, एग्जाम का आयोजन किया जाए। तो आप लोग थोड़ा इंतजार करें। अगली खबर नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन को लेकर है। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि केंद्र के उच्च शिक्षा आयोग की तर्ज पर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा आयोग का जल्द गठन किया जाएगा, जिसमें शिक्षकों से जुड़ी कई चीज़ें होंगी। इसमें शिक्षकों का समावेश होगा, ऑनलाइन पठन पाठन की प्रक्रिया का समावेश होगा, उनको और प्रोत्साहन देने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह जानकारी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में शिक्षकों के बीच दी है। तो काम चल रहा है, ड्राफ्ट तैयार हो गया है, आपको मालूम होगा। और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होने के बाद आगे की जो भर्ती प्रक्रिया होगी इसी आयोग के माध्यम से होगी। अगली खबर है कि प्रदेश की राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। बताया गया है कि प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता के खाली पड़े पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी प्राचार्यों से 9 फरवरी तक रिक्त पदों का ब्यौरा तलब कर लिया है। पहली बार राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। तो प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगली खबर है यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षा की रिपोर्ट को लेकर। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षा की रिपोर्ट तलब। बताना होगा परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हुई या नहीं। परिषद के सचिव ने कई बिंदुओं पर मांगी आख्या। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जो भी प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी वह सीसीटीवी कैमरे की नज़र के अंतर्गत होंगी। अगली खबर है कि अप्रैल से वाहनों के कबाड़ घोषित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। जो 20 साल पुराने वाहन हैं उन्हें कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा। अगली खबर है कि प्राचार्यों का कल तक देना होगा पद का ब्यौरा, होगी काउंसलिंग। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है कि उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए समस्त राजकीय डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों को उच्च शिक्षा निदेशक ने पत्र भेजा है। प्राचार्यों से उनके कॉलेज में प्रवक्ता की स्वीकृत व खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है। उन्हें 9 फरवरी तक ईमेल के जरिए निदेशालय को ब्यौरा भेजना होगा। ब्यौरा मिलने के बाद निदेशालय ऑनलाइन काउंसलिंग का काम शुरू करेगा।
अगली खबर है कि बनारस से प्रयागराज तक तलाशे लाइट मेट्रो का विकल्प, ऐसा सीएम योगी का कहना है। 2 दिवसीय दौरे पर आए योगी ने की विकास कार्यों की समीक्षा। अगली खबर है कि रुकी फाइलों का फंसेगा मामला। एलटी ग्रेड की करीब 2000 फाइलों का अब तक नहीं किया जा सका है निस्तारण। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड 2018 भर्ती की 15 विषयों की चयनित अभ्यर्थियों की फाइल शिक्षा निदेशालय भेज दी है। सिर्फ महिला सामाजिक विज्ञान महिला की फाइल रुकी है, उसे निस्तारित करने का काम चल रहा है। लेकिन इसके अलावा 2000 के लगभग उन चयनित अभ्यर्थियों की फाइल भी रुकी है जिनमें कोई ना कोई मामला फंसा है। आयोग में मौजूदा समय पीसीएस सहित दूसरी प्रमुख परीक्षाओं की निस्तारित करने का काम चल रहा है। इसके चलते एलटी ग्रेड की जो फाइलें रुकी गई हैं उनकी निस्तारण का काम सुस्त है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जब तक पुरानी भर्ती पूरी नहीं होगी तब तक नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। अगली खबर है संघ लोक सेवा आयोग का नियम लागू करने की मांग थी। आप सभी को मालूम होगा कि पीसीएस परीक्षा में अतिरिक्त अवसर की मांग चल रही है, लेकिन अब प्रतियोगी छात्रों को एक पॉइंट मिल गया है क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग ने अतिरिक्त अवसर देने की बात कही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोरोना महामारी का विपरीत प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ा है। वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस समेत विभिन्न परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षा कम रही है। प्रतियोगी छात्र कोरोना का हवाला देकर संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर यूपीपीएससी की पीसीएस के साथ आरओ पीसीएस सहायक अभियोजन अधिकारी समेत सीधी भर्ती के अंतर्गत होने वाली भर्तियों में अतिरिक्त अवसर की मांग कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जाती है, क्या अवसर दिया जाता है या नहीं। अगर संघ लोक सेवा आयोग को अवसर दिया जा रहा है, संघ लोक सेवा आयोग के जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं अवसर दिया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रतियोगी छात्रों को अवसर देना पड़ेगा, यह निश्चित है। अगली खबर है कि 37 साल पहले मिलने लगे थे तबाही के संकेत। आपको मालूम होगा कि ऋषि गंगा नदी से जो जल प्रलय निकली है उसके संकेत करीब 37 साल पहले मिलने लगे थे। भूमि वैज्ञानिक वर्तमान में यूसैक निदेशक डॉक्टर एमपीएस बिष्ट और वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान ने अपने एक शोध में स्पष्ट कर दिया था कि ऋषि गंगा की चैमेट क्षेत्र के 8 से अधिक ग्लेशियर सामान्य से अधिक रफ्तार से पिघल रहे हैं। जाहिर है कि इनसे अधिक जल प्रवाह होगा और एवलांच की घटनाएं भी अधिक होंगी। तो इसकी खबर बहुत पहले ही वैज्ञानिकों को थी। जो चमोली में घटना आपको देखने को मिली है, जो जल प्रलय आया है। अगली खबर है कि विदेशी साजिशों का देंगे जवाब। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। प्रधानमंत्री जी हमेशा विदेशी साजिशों को जवाब देते हैं, पाकिस्तान को जवाब देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप इसके संबंध में जानें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के खिलाफ कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। साजिशकर्ताओं में से कुछ लोगों की जानकारी इनको होगी, इसलिए इस तरह की बातें इनके द्वारा की जा रही है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जा रही हैं। और प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वह सत्य होगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि साजिशकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि देश इन षड्यंत्रों की पूरी ताकत से जवाब देगा। मोदी ने कहा कि साजिश करने वालों की बेचैनो इतनी ज़्यादा है कि देश के चाय उद्योग तक के खिलाफ वैश्विक षड्यंत्र किया गया। तो सवाल है कि मोदी जी भटकाने की बात क्यों करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य मोदी जी के भाषण में ऐसा क्यों लगता है कि अब यहाँ पर कुछ होने वाला है। हर एक भाषण में आप सुनेंगे तो कुछ ना कुछ आपको अजीब देखने को मिलेगा। आप इसका अनुभव करिए, अगर आप अनुभव करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई कि 10 सालों में ममता सरकार ने दी निर्ममता। देखिए, भाजपा सरकार के द्वारा जो भी मुद्दा होता है, आपको मालूम होगा कि राम मंदिर का मुद्दा होगा, भगवान को जोड़ दिया जाएगा, आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन कभी भी बेरोज़गारी पर बात नहीं की जाती है, कभी भी सरकारी नौकरी पर बात नहीं की जाती है, कभी भी रोज़गार देने का बात नहीं किया जाता। और जो भी रोज़गार देने का बात किया जाता है वह मनरेगा सेक्टर में, ऐसे रोज़गार जो 365 दिन के नहीं होते, मात्र 90 दिन के होते हैं या कुछ दिनों के होते हैं, जिससे परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता है। तो क्या सरकार को इस पर विचार नहीं करना चाहिए, इसके संबंध में नहीं बोलना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली खबर है कि किसान यूनियन नए प्रस्ताव लेकर आए तो सरकार वार्ता के लिए तैयार, ऐसा गोयल जी का कहना है। आपको मालूम होगा गोयल जी कौन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कृषि कानून जो बनाया गया है किसानों से पूछकर नहीं बनाया गया है। अगर किसानों से पूछकर बनाया गया है तो उन किसानों को सामने सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाए कि इन किसानों
से पूछकर कृषि कानून को बनाया गया है। लाखों की तादाद में, आप मान करिए कि 26 जनवरी को 50 लाख तादाद थी, जो आंकड़े सामने आए हैं, और 5 लाख ट्रैक्टर थे जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे और जो कि न्यूज़ चैनलों के माध्यम से बताए जा रहे हैं। अगर उससे देखा जाए तो किसानों की संख्या ज़्यादा है। क्या 50 लाख जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज 76-77 दिन हो गया है, क्या उनसे पूछकर कृषि कानून को लाया गया था? अगर कृषि कानून के संबंध में किसानों को जानकारी नहीं है तो सरकार बताए कि इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं। अगर किसान कृषि कानून वापस करने की मांग कर रहे हैं और एमएसपी पर गारंटी देने की मांग कर रहे हैं, कानून बनाने की मांग करें, तो सरकार कानून क्यों नहीं बना रही, यह सवाल उठता है। तो क्या कृषि कानून को वापस नहीं किया जाना चाहिए? अगर किसान मांग कर रहे हैं, भाई मैं कहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदना नहीं चाहता तो आप उसे ज़बरदस्ती खरीदवा नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति किसी कपड़े को नहीं पहनना चाहता है तो उसे आप ज़बरदस्ती पहना नहीं सकते। तो आप इसके बारे में ज़रा सोचिए कि आखिरकार कृषि कानून क्यों बनाया गया, किसके लिए बनाया गया है? क्या यह किसानों के हित में है? क्या भंडारण व्यवस्था सही है? क्या ठेका खेती सही है? आप लोग इसके संबंध में एक बार ज़रूर सोचें, उसके बाद किसानों का समर्थन ज़रूर करें। तो इसी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमसे जुड़ सकते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक महत्वपूर्ण खबर मुझे प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो वीडियो भर्ती है, जिसका विज्ञापन 2018 में आया था, परीक्षा भी हो गई, ज्वाइनिंग होनी बाकी है, डीबी की प्रक्रिया चल रही थी, उसे रोक दिया गया एसआईटी के नाम पर। तो मैं आपको बता दूं, आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी मिली है कि अभी तक एसआईटी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त नहीं हुई है। और मेरे द्वारा आपको बहुत पहले बताया गया था कि अप्रैल के पहले इस भर्ती पर कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। अगर एसआईटी रिपोर्ट मार्च माह में आ जाए या फरवरी माह में आ जाए तब भी इसमें समय लगेगा, और आप मान कर चलिएगा कि यह भर्ती कंप्लीट होने में कम से कम मई जून तक का समय जा सकता है नियुक्ति मिलने में। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें, भर्ती पूरी होगी इतना निश्चित है, लेकिन कब पूरी होगी इसके संबंध में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और जितने भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, जितने भी टीजीटी पीजीटी भर्ती के अभ्यर्थी हैं, आप लोगों को आना होगा, सड़क पर उतरना होगा, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना होगा और सरकार तक अपनी बातें पहुँचाना होगा, तभी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। अन्यथा इस सरकार के द्वारा 2022 चुनाव के मद्देनजर भर्ती को फंसा दिया जाएगा और बर्बादी कगार पर आ जाएगी। तो आप लोग सतर्क हो जाएं, सजग हो जाएं और आप लोग अपने हक के लिए लड़ें। आगे कोई जानकारी मिलेगी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।